हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। पहले एक बहुत पॉपुलर सेक्शन होता था, सेक्शन 125 सीआरपीसी, जो कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की बात करता था। ये रिलीजन न्यूट्रल है। मेंटेनेंस वैसे हिंदू लॉ में, मुस्लिम लॉ में मिलती है वाइफ को, बट वो मिलती है एज पर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। ये सीआरपीसी जो बन गया है, बीएनएसएस, ये रिलीजन न्यूट्रल है। इसके बारे में अभी हम पूरे प्रोविजंस भी पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में, और साथ में लास्ट में काफी सारे सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी पढ़ेंगे। सो इसमें बेसिकली वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स की बात की है, यानी कि जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनको आपको मेंटेन करना है। अगर आप वेल ऑफ हो, अगर आप कर सकते हो तो आपको करना है। हाँ, ब्रदर सिस्टर ग्रैंड पेरेंट्स की बात नहीं है, वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स की बातचीत है। नाउ मेंटेनेंस मीन्स फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स। एक तो पहली बात यह है कि भाई अगर उसके पास खुद ही नहीं है तो फिर उसको माफ भी कर सकते हैं। A person having sufficient means, तो वो उसको अपनी फैमिली मेंबर्स को मेंटेन करना है, राइट। तो खैर, अब इसमें हु कैन क्लेम, तो इसके अंदर जो आपको अप्लाई करना है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को अप्लाई करना है। और कौन अप्लाई करेगा? वाइफ, इंक्लूडिंग अ डिवोर्स्ड वाइफ, यानी कि अभी जिसने दोबारा मैरिज नहीं की, बेशक डिवोर्स हो चुका है, वो भी मेंटेनेंस इसमें क्लेम कर सकती है। माइनर बच्चे कर लेंगे, चाहे लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है, मैरिड है या अनमैरिड है। माइनर मैरिड सन तो कम ही होगा, रेयर। अगर माइनर मैरिड डॉटर है तो वो तो उसका हस्बैंड उसकी टेक केयर करेगा, लेकिन अगर हस्बैंड भी अभी ठीक से नहीं कमाता तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी रहेगी, राइट। मेजर चिल्ड्रन का जहां तक सवाल है, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, ये तभी आएगा जब उनको कोई फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी, इंजरी हो, मतलब कुछ शारीरिक समस्या है, तो पेरेंट्स की लायबिलिटी खड़ी रहेगी आफ्टर दे अटेन मेजॉरिटी। अदरवाइज वैसे लायबिलिटी जो है वो मेनली माइनर चिल्ड्रन की है, वाइफ की तो रहेगी, माइनर चिल्ड्रन और पेरेंट्स की भी तभी आएगी व्हेन दे अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। अब माना फादर को पेंशन मिलती है तो फिर वो इस सेक्शन में 125 सीआरपीसी, जो कि अब बन चुका है 144 बीएनएसएस, ये सेक्शन आपको याद रखना है। ये एग्जाम में करीब करीब हर साल आता है। तो मान के चलो ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं, इसके कोर्ट केसेस समेत सब लर्न कर लो, ये एग्जाम में 99% आएगा, राइट। इंटरिम रिलीफ भी मिल सकता है। अब माना कोर्ट का फैसला होने में टाइम लगे तो कोर्ट कह सकती है कि चलो अभी थोड़ा बहुत तो देना शुरू करो। माना उनको लगता है कि लास्ट में 25,000 रुपये महीना दिलवाना है, तो अभी शुरू में 10,000 रुपये महीना देना शुरू करो, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, कंपल्सरी तो नहीं है, कर सकता है, राइट। कोशिश करेंगे कि विद इन 60 डेज ऑफ नोटिस ये कोर्ट इस बात का फैसला कर ले। अब जहां तक डेट ऑफ पेमेंट का सवाल है, तो ये लॉ 144(2) के हिसाब से फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर या फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन हो सकता है। लेकिन अभी हम एक जजमेंट पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि डेट ऑफ ऑर्डर में तो पता नहीं कितना समय लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, तो डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही मेंटेनेंस मिलती है। चलो, अगर नहीं दोगे तो 1 महीने की जेल हो सकती है हर महीने के लिए। यानी अगर किसी ने 3 महीने की मेंटेनेंस नहीं दी तो देखा जाए तो हर 1 महीने की मेंटेनेंस ना देने पर 1 महीने की जेल है, तो 3 महीने की मेंटेनेंस ना देने पर 3 महीने की जेल उस बंदे को हो सकती है। बट अप्लाई जो करना है रिकवरी के लिए वो विद इन 1 ईयर करना है। मतलब अगर एक आदमी आपको जिसको देना चाहिए, सपोज बेटा पेरेंट को या हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे रहा, तो विद इन 1 ईयर दे हैव टू अप्लाई। और हस्बैंड अगर बोल रहा है कि आप मेरे पास आके रहो और सब कुछ है, ठीक है, तो अगर वाइफ कोई जो है लॉजिक नहीं है रिफ्यूजल का, तो फिर उसको मेंटेनेंस मना भी हो सकती है। देखो वाइफ, ये 3 चीजें हमेशा पकड़ के चलना। वाइफ की मेंटेनेंस कब कैंसिल हो सकती है? पहला, जब वो रीमैरिज कर ले, फिर तो वो हस्बैंड ही नहीं रहा, दूसरा हस्बैंड बन गया, वही उसको मेंटेन करेगा, बात खत्म, पहला। दूसरा, वो एडल्ट्री में हो, है ना। दूसरा, उसने बॉयफ्रेंड पाल लिया हो, आई मीन सॉरी मेरे वर्ड ठीक नहीं है, उसका दूसरा बॉयफ्रेंड अब हो गया हो, हस्बैंड जो था वो या तो डिवोर्स हो गया, यह है। बट एडल्ट्री का मतलब यही होता है कि उसने एक बॉयफ्रेंड रख लिया, तो फिर अगेन वही उसकी जिम्मेदारी लेगा। और तीसरी सिचुएशन जो इसके अंदर मेनली आती है वो ये कि वो बिना किसी लॉजिक के हस्बैंड के साथ रहना नहीं चाहती, उसके पास कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं है। लॉ में ही लिखा है कि अगर हस्बैंड एडल्ट्री करे, वो दूसरी शादी कर ले, गर्लफ्रेंड कर ले, तो ये एक वाइफ के लिए जस्टिफाइड रीजन है कि वो क्यों हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाह रही। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उसको साथ रहने के लिए अगर हस्बैंड ऑफर कर रहा है और वो सोचती है कि यार छोड़ो, मेरे को तो मेंटेनेंस मिलती रहेगी, मैं दूर रह लूं, तो वो नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ए वाइफ। अगर एक वाइफ एडल्ट्री में है, और दूसरा, जैसे मैंने भी कहा, आपको समझाया
कि ऊपर चला गया पता नहीं कैसे, देन शी रिफ्यूजेस टू लिव हस्बैंड विदाउट सफिशिएंट रीजन, या वो दोनों खुद ही शांति से अलग रह रहे हैं, लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, जब वो अपनी मर्जी से रहने के लिए एग्री कर रही है और उस वक्त अगर एग्रीमेंट का पार्ट भी यही है कि मैं अलग रहूंगी, खुद को मेंटेन कर लूंगी, तो फिर ठीक है, वाइफ को नहीं मिलेगी। और अगर ऑर्डर हो भी चुका है, सपोज हैज ऑलरेडी बीन पास्ड इन फेवर ऑफ वाइफ, ऑर्डर हो चुका, उसके बाद इन तीन में से कोई सिचुएशन आती है, फिर मतलब जिस समय ऑर्डर पास हुआ उस समय वाइफ आराम से रह रही थी, बाद में एडल्ट्री में चली गई, या बाद में हस्बैंड ने इनवाइट किया लेकिन रहना नहीं चाहती, या फिर बाद में उन्होंने अब म्यूचुअल कंसेंट ऑर्डर एक तरह से आपस में बना लिया, एमओयू साइन कर लिया कि हाँ भी हम अलग अलग रहेंगे, अलग अलग मेंटेन करेंगे, तो फिर हस्बैंड की जो मेंटेनेंस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कैंसिल हो सकती है, राइट। सो कोर्ट ऐसे ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, द मैजिस्ट्रेट में कैंसिल द ऑर्डर अगर उसको लगता है कि वाइफ ये 3-4 एरर्स, जो ऊपर भी बात थी कि इसमें तो डिस्क्वालीफाई कर रहा था, अगला सबसेक्शन कह रहा है कि अगर चलो पहली बात तो उसमें तो वो अप्लाई ही नहीं कर पाएगी, लेकिन सपोज उस समय सिचुएशन नहीं थी, बाद में राइज होगी, तो जो ऑर्डर पास भी हो गया होगा वो कैंसिल कर देंगे। अब ज्यूरिसडिक्शन है, तो आमतौर पर ये केस तो जहां लोग रह रहे हैं वहीं फाइल होता है। नेचुरली मैं दिल्ली में रह रहा हूं या कोई भी दिल्ली में रह रहा है, तो केस मुंबई में थोड़ी फाइल होगा। सो वेयर द पर्सन इज करंटली लोकेटेड, where the person or the wife resides, या जहां वो इकट्ठे रहे, या इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो जहां वो और उसकी मदर साथ रहे, या जहां माता पिता रहते हैं, तो जो जहां रहता है बेसिकली इस तरह से ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होता है कि वो उस रेलेवेंट कोर्ट में ऑर्डर अपना एप्लीकेशन लगाएंगे। अच्छा, जब एप्लीकेशन जाएगी तो ऑब्वियसली एविडेंसेस होंगे, स्टेटमेंट्स होंगी, जैसा कि हम क्रिमिनल पढ़ते ही आ रहे हैं इतने समय से, तो वही उसी स्टाइल्स में भी होगा। और इसमें उस बंदे को तो समझाएंगे ही, बताएंगे ही ना, जो भी एविडेंस है कि भाई जिसके अगेंस्ट ये सारी वर्किंग चल रही है उसको तो बुलाएंगे, उसको तो बताएंगे ही, और अगर वो खुद नहीं आ पा रहा तो उसके एडवोकेट को बुलाएंगे, ये तो है ही है। तो ऑलमोस्ट रूल सम्मन केस वाले फॉलो होंगे। लेकिन अगर वो बंदा आए नहीं तो एक्स पार्टी जजमेंट भी हो सकती है। एक्स पार्टी जजमेंट समझना होगा, इसका क्या मतलब होता है कि जिस पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन देना है, सपोज वो कोर्ट में आता ही नहीं, नोटिस भेज रहे हैं, आता ही नहीं, तो जज एक तरफा डिसीजन भी कर सकते हैं, इसको एक्स पार्टी जजमेंट कहते हैं। वो बात अलग है कि एक्स पार्टी जजमेंट होने के बाद सपोज को पता चलता हो ऐसा मेरे अगेंस्ट ऑर्डर हो गया, और वो विद इन 3 मंथ्स जो है अप्लाई करता है और साथ में जस्टिफाई भी करता है कि मैं क्यों नहीं आया, क्या हो गया था, तो इन सिचुएशन में मजिस्ट्रेट केस को एक तरह से रीस्टार्ट कर सकते हैं, या जैसा भी डिसीजन उनको ठीक लगे वैसा वो कर सकते हैं। और लिटिगेशन कॉस्ट कौन देगा? यूजली तो जिसने मेंटेनेंस देनी है कहीं ना कहीं उसी के ऊपर ही लगेगी, क्योंकि जो वाइफ अप्लाई कर रही है उसके पास तो पैसे होंगे नहीं। अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएं तो ऑर्डर चेंज हो सकता है फ्यूचर में। सपोज एजुकेशन एक्सपेंसेस बढ़ गए बच्चों के, वाइफ के मेंटेनेंस रेंट बढ़ गए और मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो वो पैसा बढ़वाने की मांग कर सकती है। हस्बैंड की इनकम बढ़ गई तो भी मांग कर सकती है। वहीं उल्टा भी हो सकता है, हस्बैंड को कोई चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, या उसकी जॉब चली जाए, उसका बिजनेस बंद हो जाए, तो दोनों ही सिचुएशंस में ये इंक्रीज डिक्रीज जो है कंपेंसेशन हो सकता है। इसके अलावा सिविल कोर्ट का डिसीजन ये भी इस चीज को होगा। जैसे आमतौर पर क्या होता है, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये तो क्रिमिनल कोर्ट है, 144 BNSS, पहले 125 CRPC, लेकिन सिविल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट वगैरह में भी तो डिसीजन जजमेंट होती रहती है, तो दोनों को कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां भी मेंटेनेंस ले लो वहां भी मेंटेनेंस ले लो। सपोज एक औरत रह रही है घर में, उसका 10,000 रुपए उसका किराया है, बच्चों की फीस मान लेते हैं 8,000 है, और सब जोड़ जाड़ के माना 30,000 बना। अब सपोज एक कोर्ट उसको ऑलरेडी 30,000 अलाउ कर रही है, तो यहां नहीं हो पाएगी, या यहां से मिल रहा है तो दूसरी जगह नहीं हो पाएगा, या थोड़ा मिल रहा है तो बाकी का यहां होगा। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशंस जो हैं वो आएंगी। नाउ डिवोर्स्ड वुमन की मेंटेनेंस कैंसिल हो जाएगी कब? जब वो दोबारा शादी कर लेगी, या उसको जो पैसा मिलना है पर्सनल लॉज के हिसाब से, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के हिसाब से, उसको वो लमसम अमाउंट जो डिवोर्स पे मिलना है वो मिल गया, तो हो सकता है कि मेंटेनेंस भी बंद हो जाए, या फिर वो खुद ही वॉलेंटरली सरेंडर कर दे, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बात खत्म। एडजस्टमेंट ऑफ मेंटेनेंस बाय सिविल कोर्ट, ये भी काफी हद तक वही पॉइंट है जो भी पढ़ा रहा था कि सिविल कोर्ट जो है इस चीज को कंसीडर करेगी कि उसको कहीं और कहां से कितनी मेंटेनेंस मिल रही है। यहां पहले मिल गई तो सिविल कोर्ट अपना थोड़ा कम कर देगा, तो दिस प्रिवेंट्स डबल रिकवरी और अनजस्ट एनरिचमेंट। ये तो खैर पक्की बात है कि महिला को अगर मेंटेनेंस मिलेगी तो एक ही जगह से मिलेगी। और एनफोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर पॉसिबल है। आदमी पूरी इंडिया में तो एटलीस्ट कहीं भी जाके छुप जाए, वहां का जज इस बात को इंश्योर करेगा कि उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को या अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस दे। इंप्लीमेंट करने के लिए जज के पास पूरी पावर्स दी हैं। एनी मजिस्ट्रेट इन इंडिया इसके लिए
आप अप्लाई करेंगे जहां पर भी वो बंदा है तो उसको वो देना पड़ेगा। एक दो सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, इनको मैं स्किप कर रहा हूं और जजमेंट्स हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शाह बानो बेगम की जजमेंट, इससे रिलेटेड। देखो शाह बानो केस में क्या हुआ था, ट्रिपल तलाक के थ्रू हस्बैंड ने अपने आप को फ्री किया था। अब 125 सीआरपीसी उस जमाने में चलता था, अब तो 144 बीएनएसएस हो गया। तो एक तो मेन बात यह है कि उसने कहा भाई जो पैसा बनता है लमसम वो मैंने दे दिया, और मेंटेनेंस तो सिर्फ इद्दत पीरियड 3 महीने का जो होता है उसी की मेरी बनती है। तो और ये मुस्लिम लॉ के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे थे। तो एक तो ये फैसला हुआ था इस केस में कि ये रिलीजन न्यूट्रल रहेगा सेक्शन, इसमें मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ से कुछ नहीं होगा, ये कॉमन है टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। और दूसरी बात कोर्ट ने ये भी कही कि आपको उसको पैसे जो है पूरी लाइफ के हिसाब से देने पड़ेंगे, मतलब इतने से काम नहीं चलेगा, तो आपको पूरा मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये नहीं कि 3 महीने की मेंटेनेंस दे दी तो काम चल गया। द हस्बैंड रिमेन्स लीगली ऑब्लिगेटेड टू पे मेंटेनेंस अंटिल शी रीमैरिज और कैन सपोर्ट हरसेल्फ। जब तक वो दोबारा शादी नहीं करती या कुछ काम वाम नहीं शुरू कर देती, कुछ भी इस तरह का, तब तक आपको मेंटेनेंस जो है वो देनी पड़ेगी। और भी इस तरह की जजमेंट्स हैं। अब है रजनेश वर्सेस नेहा। इसमें इन्होंने कहा कि डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन से मिलेगी, ना कि कोर्ट के ऑर्डर से। कोर्ट का ऑर्डर तो बहुत लंबा जा सकता है, तो आपको इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि अपनी अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की स्टेटमेंट लाओ, मतलब एक तरह से अपने बैंक और क्या तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है कोर्ट को ठीक से बताओ, ताकि जो है वो आपके बारे में सही से निर्णय ले सके कि आपका कितना पैसा बनता है। डेनियल लतीफी यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी अच्छा डिसीजन। आप बोलोगे सर सारे अच्छे बोल रहे हो, हाँ सारे अच्छे हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, तो एग्जाम में अगर 2-4 केस लिख के आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे भी मुस्लिम वुमेन के डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन टू क्लेम मेंटेनेंस की बात आई, तो इसमें भी इन्होंने ये कहा था कि सिर्फ इद्दत पीरियड से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी पूरी लाइफ का पैसा जब तक वो दोबारा शादी नहीं करती इद्दत पीरियड में देना पड़ सकता है। मतलब अल्टीमेटली आप सिर्फ 3 महीने के इद्दत पीरियड से फ्री नहीं होंगे, ये बात सामने बार बार आई। नाउ चतुर्भुज सीताबाई में भी अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एक दो रोटी। उन्होंने कहा कि आपको वो देखना पड़ेगा सेम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ शी एंजॉयड एट द मैट्रिमोनियल होम, शादी से पहले जो उसका स्टेटस था आपको उसके हिसाब से उसको पैसे देने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन होने से या छोटा मोटा पैसा कमाने से वो डिसएंटाइटल नहीं हो जाएगी। थोड़ा बहुत आप उसका मेंटेनेंस इस बात पर, इस ग्राउंड पर कम कर सकते हो कि पढ़ी लिखी है या थोड़ा बहुत कमा रही है, बट लेकिन जो स्टेटस उसके हस्बैंड के हिसाब से उसको मिलना चाहिए था उस स्टेटस के हिसाब से इसमें जो मेंटेनेंस है वो वाइफ को मिलेगा। दैट इज द पॉइंट। बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह। अब यहां पर एक बंदे ने दूसरी शादी कर ली, तो क्या दूसरी वाइफ इसमें मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? देखो पूरा प्रॉपर राइट तो नहीं बनता, लेकिन कोर्ट ने इस केस में बोला कि ऐसा नहीं है। उसको तो उल्लू बनाया, आदमी ने बोल दिया मैं शादीशुदा नहीं हूं, तो औरत तो एक तरह से अपनी पहली शादी ही कर रही है ना पूरे विश्वास पे कि भाई मैं किसी अनमैरिड पर्सन से शादी कर रही हूं, और वो बाद में निकला मैरिड, वो शादी भी हो गई वॉइड। लेकिन मेंटेनेंस उस सिचुएशन में भी कोर्ट अगर को जस्ट एंड रीजनेबल सर्कमस्टांसेस हो तो देनी पड़ सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये भी कि उस सेकंड वाइफ को भी हस्बैंड को मेंटेनेंस देनी पड़ सकती है जो उसने उल्लू बना के शादी की। और एक और केस हम ले रहे हैं अभिलाषा प्रकाश, अनमैरिड मेजर डॉटर। देखो अनमैरिड मेजर डॉटर को हिंदू लॉज के अंदर मेंटेनेंस हमने पढ़ा हुआ है, हिंदू लॉ में मेंटेनेंस एक्ट में उसको मिल सकती है, बट फिर भी अगर वो यहां अप्लाई करती है तो यहां भी मिल सकती है। वो बात अलग, डबल रिकवरी पॉसिबल नहीं है, अगर दोनों जगह होगी तो फिर वही एडजस्टमेंट होगी वाइफ के स्टाइल से। लेकिन यस, हिंदू लॉ के हिसाब से मेजर मैरिड अनमैरिड डॉटर को मेंटेनेंस यहां पर वो क्लेम कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो नहीं कमा रही तो उसको ये राइट उसका बन ही जाएगा कि अगर वो नहीं कमा रही नहीं खा रही तो उसके पेरेंट्स को उसको वो पैसा देना पड़ सकता है। ये आया डिसीजन अभिलाषा वर्सेस प्रकाश में, क्योंकि जब मैंने कानून पढ़ाया तो उस वक्त आपको बोला था कि मेजर बच्चों को तो मेंटेनेंस तभी मिलनी है जबकि वो फिजिकली अनफिट हो। लेकिन अगर फिजिकली फिट है लेकिन फिर भी नहीं कमा रही, तो डॉटर के केस में, इस केस में डिसीजन आया कि नहीं देना पड़ सकता है पैसा। तो केस टू केस होता है एक्चुअली इनकी। अगर आप गहराइयों में जाओ तो आज की तारीख में गूगल चैट जीपीटी सब इन केसेस की पूरी डीप में आप जा सकते हैं, बट फिलहाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक रीजनेबल कवरेज दे दी। आप इसको अच्छे से याद कर लें, सारे केसेस को याद कर लें, सेक्शन के मेन क्रक्स को याद कर लें। आप एग्जाम में लिखते हैं यू विल गेट रीजनेबली फुल मार्क्स। फिर भी कोई दिक्कत महसूस करो इन नंबरों पे व्हाट्सएप करो, जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।